ओके, तो जो टॉपिक्स आए उनको हम हैप्पी बर्थडे विपिन। विपिन का फिर से बर्थडे ये कितनी बार बर्थडे आता है विपिन का? पिछले हफ्ते भी था। विपिन है क्या? आई थिंक इज नॉट देयर। है। विपिन लाल पीला हो रहा है, वो देखो। एक साल में 3 विपिन डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम एक बहुत ही, मुझे लगता है विपिन जो है ना कुछ अलग करेगा, मतलब कि कुछ अपना स्टार्टअप टाइप का कुछ करेगा, समथिंग डिफरेंट। पता नहीं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। समथिंग डिफरेंट। चलो, तो एक टॉपिक जो आया है मेरे पास, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम समझते हैं। और ऐसा नहीं है जिसने टॉपिक भेजा ये उसी के लिए है। इसके थ्रू यू वोंट बिलीव, कम टाइम में बहुत ज्यादा टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। ये वो मेथोडोलॉजी आज मैंने शुरू की है रिवीजन की, जो मैं अलीगढ़ में अप्लाई करता था। और मुझे जरूरत पड़ी इसीलिए क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है, हौच पौच चल रहा है पूरा, कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक है। अब देखो, excretory system means we talk about what the excretion. Now what is excretion? Basically excretion is the removal of metabolic waste from the body. ठीक है, metabolic waste from the body. गुड इवनिंग। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या हो गया? मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो बॉडी में रिएक्शंस चल रहे हैं, उनसे जो प्रोडक्ट रेडी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक होगा मेन प्रोडक्ट जो यूज होगा, ठीक है, और एक होगा जो यूज नहीं होगा। यानी वो क्या कहलाएगा? वेस्ट। भाई वेस्ट उसी को कहते हैं जो आपके यूज में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, तो ये रिलेटिव एक टर्म है मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि नेचर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। जैसे हनी बी का वेस्ट है, समझ रहे हैं, लेकिन इंसान को देखिए कितना यूज में आता है। तो वही चीज है, इट डिपेंड्स व्हाट यू थिंक। जैसे मिसाल के तौर पर कि अभी मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये सेटअप रेडी करना, 90% ऑनलाइन 10% ऑफलाइन। तो अब वो जो कुर्सियां रखी हुई थी, अब मेरे लिए क्या थी? वेस्ट, लेकिन दूसरे के लिए क्या हो गई? यूजेबल। तो इट डिपेंड्स कि हाउ यू सी। तो यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट वो बोला जा रहा है जो हमारी बॉडी यूज नहीं करेगी, ठीक है, जो कि उसके लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। तो ऐसे जो वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शंस, थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो वो जब बॉडी से निकलते हैं तो हम कहते हैं एक्सक्रीशन हो रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सांस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से रिलीज होता है? रेस्पिरेशन से। तो जब रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज कर रहे हैं? नहीं ना। ठीक है, लेकिन हम उसको एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल रहा है, हम कहेंगे एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग प्लेस। और इसका ऑर्गन कौन होगा? लंग। इसका मतलब ये पता चला कि लंग भी एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरीके से बाइल जूस। अब ये बताओ, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, सिर्फ वो एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है डिओडेनम में, ताकि पैंक्रियास से रिलीज होने वाले एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में काम कर सके। बाकी इसके अंदर जो होता है, ये बताओ क्या होता है? वेस्ट ही तो होता है। ठीक है, तो ये बाइल जूस वेस्ट है, और कहां से निकलता है? लिवर से। पूरे बॉडी का ब्लड में से एक्सट्रैक्ट इन करता है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर देता है। तो ये भी जो बाइल जूस में कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन से। बॉडी में जो रिएक्शंस चल रहे हैं उनसे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्वेट, ठीक है, ये कहां से रिलीज हो रहा है? दैट इज स्किन। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड। ठीक है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट, क्यों इनको नाइट्रोजनस वेस्ट बोले? बिकॉज दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग मेटाबॉलिक वेस्ट।
और इसमें जो चीफ वेस्ट है हमारा चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट वो कौन सा है? दैट इज यूरिया। ठीक है, तो अब इनका रिमूवल जब होता है, इनका रिमूवल बॉडी से, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। और कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? दैट इज किडनी। तो अब यहां पे ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट जो है, जो बॉडी से बाहर निकलना है, वो कौन सा है? which is that is a chief nitrogenous waste, that is urea and uric acid। ठीक है, और वो कौन रिलीज आउट करता है? दैट इज किडनी। इसी वजह से हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो इसीलिए किसकी बात करते हैं? किडनी की। किसकी बात करते हैं? यूरेटर की। किसकी बात करते हैं? यूरेथ्रा की। किसकी बात करते हैं? दैट इज यूरिनरी ब्लैडर की। जो चार कंपोनेंट्स मिलके ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम रेडी करता है। ठीक है, तो यहां पे ये आपका क्या हो गया? मेन सिस्टम जो वर्कआउट करता है। और उसके बाद ये भी आपके क्या है? एसेसरी ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, जैसे लंग, जैसे लिवर, जैसे स्किन। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द एक्सक्रीशन। अब एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इजेशन क्या है? दैट इज अ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज इजेशन। और एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ, यानी इजेशन की बात करें तो ये क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, दैट इज फ्रॉम बॉडी। ठीक है, और एक्सक्रीशन क्या है? दैट इज रिमूवल ऑफ metabolic waste from the body, that is metabolic waste from the body, that is the difference between excretion and egestion। अब ये जो excretion हो रहा है, obviously यहां पे जो आपका waste है वो कहां पे है? ब्लड में। जब ये ब्लड फिल्टर होगा तो ऑब्वियसली वेस्ट चला जाएगा, किस के फॉर्म में? मतलब किसके साथ? यूरिन के साथ। बेसिकली वो जो यूरिन है वो क्या है? इट्स अ कंपोनेंट जिसमें वो वेस्ट है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी से बाहर निकलना है। तो ब्लड फिल्टर हो रहा है और क्या बन रहा है? दैट इज यूरिन फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। और ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर्स पर डे यूरिन इज फॉर्म, ऑन एन एवरेज, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर जो है पर डे यूरिन पास आउट होता है इन एन एवरेज कंडीशन। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर, डिपेंडिंग ऑन वाटर इनटेक क्या है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो ये जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है वो कहां से हो रहा है? उस एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जिसमें क्या है? मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? दैट इज द किडनी। ठीक है, अब ये जो किडनी है, दैट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, इसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो ये आउटर पार्ट होता है क्या? दैट इज कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट क्या होता है? दैट इज मेडुला। ठीक है, अब इस किडनी में क्या होते हैं? इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, यानी किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, और वो होता है क्या? नेफ्रॉन। दैट इज नेफ्रॉन। अक्सर बच्चे, बहुत बार देखा गया है नेफ्रॉन न्यूरॉन में गलती कराते हैं। यानी पूछा गया ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन को तो आएगा ही नहीं इस बार, आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ही नहीं है, तो नेफ्रॉन ही है। तो नेफ्रॉन को नेफ्रॉन की तरह देखो भैया, नहीं तो गलती होती रहती है स्टूडेंट से हर सेशन में। ठीक है, नेफ्रॉन न्यूरॉन उसी में गलती हो जाती है। तो नेफ्रॉन इज व्हाट? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब कि एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। और यही नेफ्रॉन है जो कि क्या कर रहे हैं? ब्लड को फिल्टर आउट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस नेफ्रॉन को देखा जाए तो दैट इज द साइज इज अबाउट 3 सेंटीमीटर। एक नेफ्रॉन की साइज क्या होती है? 3 सेंटीमीटर के करीब होती है। अगर हम सिंपल वे में नेफ्रॉन को देखेंगे,
ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका नेफ्रॉन का ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि किडनी में ब्लड फिल्टर आउट होता है, तो जाहिर सी बात है जो आपकी कैपिलरीज हैं वो ब्लड को लेके आ रही हैं यहीं से, और जब ब्लड फिल्टर आएगा तो फिर फिल्टर्ड ब्लड यानी कि साफ सुथरा ब्लड जो है वो वापस जाएगा फिर बॉडी में। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें इसकी, चन्नू आ गए, उसका देख लेना साइज, एक मिनट बेटा, उसकी पोजीशन देख लेना डोर क्लोजर की। ये आपके जो है poppy like है, means poppy like fruits, there is a kind of fruit of plant। ठीक है हाँ, पे चढ़ जाता है ठीक है, तो अब यहां पे जो ब्लड आएगा, ये ब्लड आएगा, एंटर करेगा किडनी में और लीव करेगा किडनी को फिल्टर होने के बाद। तो यहां पे जो आपकी आर्टरीज, क्योंकि ब्लड को कैरी कर रही हैं, ठीक है, तो यहां पे दो तरह की आर्टरीज हैं जो ब्लड को कैरी कर रही है, एक किडनी के अंदर ले आ रही हैं और एक किडनी से बाहर। तो जो किडनी के अंदर ला रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टीरियोल्स। ठीक है, क्योंकि ई मतलब एग्जिट, तो और जो ब्लड को फिल्टर होने के बाद लेके आर्टरी बाहर जाएगी किडनी से, उसको हम क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल। तो एफरेंट आर्टरियोल जो है ब्लड को अब लेके आ रही है कहां पे, किडनी में, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन में। ठीक है, जिसमें से एक पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखो अब ये ब्लड आ रहा है, अब उसके बाद यहां पे ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं दैट विल फॉर्म व्हाट, अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क बनाएगा। ठीक है, दैट इज अ नेटवर्क, मींस दैट इज व्हाट द efferent and this one will be efferent finally। ठीक है, तो ये जो हमारा नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस कहला रहा है, और ये जो है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द बाउमन्स, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं मालपाइन बॉडी या फिर मालपाइन कॉर्पुसल। ठीक है, इन दोनों को एक साथ। अब यहीं पे मैं फिल्ट्रेशन का भी जिक्र कर दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का भी जिक्र कर दे रहा हूं। तो अब जब ब्लड आता है तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जब होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मींस
ये जो ब्लड ग्लोमेरुलस में है ये फिल्टर हो रहा है, दिस इज गेटिंग फिल्टर्ड आउट, ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स। ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स के अलावा सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है। तो ये जो फिल्ट्रेट अब आगे कैरी होता है यहां पे, ठीक है, दिस इज कैरीड और इन पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल, यानी आगे वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज पीसीटी, ये है। तो यहां पे ब्लड फिल्टर आउट हुआ। क्यों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं? क्योंकि छोटे से छोटा मॉलिक्यूल फिल्टर आउट हो रहा है, तो इस वजह से मॉलिक्यूलर लेवल पे फिल्ट्रेशन चल रहा है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। अब उसके बाद जब सारा का सारा फिल्टर आउट हो गया है एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, तो उसमें वेस्ट भी है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और अदर फैक्टर्स भी मौजूद हैं। तो सेकेंड स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन, अब क्या स्टार्ट हो जाता है? रीएब्जॉर्प्शन। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब अब वापस किडनी में क्या हो जाएंगे? रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, सब जो भी आपका ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, प्रोटीन एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब कुछ अब क्या होगा? नॉट प्रोटीन, सॉरी, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन तो फिल्टर आउट ही नहीं हो रही है, तो वो क्या होगा? दैट विल रीएब्सॉर्ब, वो किडनी में वापस, किडनी से कहां? ब्लड कैपिलरीज में वापस कहां पे आएगी? देखो यहां पे ब्लड जा रहा है, देखिए कैपिलरीज जा रही हैं, तो इसी में वापस आ गए, क्योंकि किडनी से बाहर निकलने से पहले वो सारा का सारा कंपोनेंट एक जगह हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें पीसीटी की, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहां पे ये देखो, ये हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप, ठीक है, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? हेनलेज लूप। ये वो पार्ट है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि बॉडी के अंदर पानी और सॉल्ट का मेंटेनेंस, ठीक है। जैसे आप जब पानी ज्यादा पीते हो तो क्या होता है? देखो यूरिन ज्यादा बनता है, पानी कम पीते हो तो यूरिन डार्क कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे बॉडी में पानी रहना चाहिए, तो जितना इनटेक हम पानी का ले रहे हैं उसके हिसाब से यहां पे डिसीजन होता है कि पानी को यूरिन में जाने देना है या नहीं जाने देना है। या हिसिंग साउंड इज देयर, दैट इज ड्रिलिंग इज देयर। सिर्फ अभी बस 1 मिनट और लगेगा। ये लो यूरोक्रोम कंपोनेंट होता है, हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, दैट इज नॉट, ये सब पूछेगा नहीं। यूरोक्रोम, पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब यहां पे रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, मेनली रीएब्जॉर्प्शन यहां पे हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन, बेटा बता तो रहे हैं, यहां पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे सिक्रीशन भी होगा, बट आई एम नॉट टेलिंग यू इन डिटेल क्योंकि इतना पूछेगा ही नहीं आपसे। बस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बनाना है, उसका जो है पार्ट्स आपको शो करने होंगे अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। दूसरा, तो जैसे मैंने ये बताया कि लूप ऑफ हेनले, यहां पे हेनलेज लूप है, तो इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बैलेंसिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी, क्योंकि बॉडी में वाटर और सॉल्ट का कंपोजिशन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो उसको रेगुलेट कौन करता है? दैट इज हेनलेज लूप। और जैसे ही यहां पे वाटर, क्योंकि यहां पे डिसाइड हो जाएगा कि यूरिन में वाटर ज्यादा जाना है या नहीं ज्यादा जाना है। कब ज्यादा जाएगा यूरिन में ज्यादा वाटर? जब आपके अंदर वाटर का कंपोजिशन सही होगा। अगर एग्जाम में सिर्फ पीसीटी लिख दे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, आपको लिखना पड़ेगा और क्या। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है तब पीसीटी है ना, पीसीटी की वजह से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहां पे हेनलेज लूप की बात कर रहे हैं, तो वाटर, जैसे हम बहुत गर्मी पड़ रही है और गर्मी पड़ रही है लेकिन हम पानी नहीं पी रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पानी की कमी बॉडी में हो जाएगी। तो बॉडी उस वक्त क्या करेगी कि ये जो यूरिन है इसी में से पानी को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी में पानी की कमी है।
और जो यूरिन अब यहां पे आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, डार्क येलो, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे वही चीज है कि रीएब्जॉर्प्शन दैट इज अ सेकेंड स्टेप। अच्छा, अब ये मतलब नहीं है कि सेकेंड स्टेप रीएब्जॉर्प्शन मतलब यहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो गया, अब आगे नहीं होगा। मतलब रीएब्जॉर्प्शन पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इट इज नॉट ओनली टेकिंग प्लेस इन पीसीटी, it is also taking place in Henle's loop. It is also taking place in the DCT, that is distal convoluted tubule. यहां पे भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ द आयंस, ठीक है। उसके बाद फाइनली यूरिन पहुंचता है कहां? कलेक्टिंग डक्ट में। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, यहां पे यूरिन। अब यहां पे भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है बॉडी को, लेकिन मेन वाटर का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? दैट इज इन द हेनलेज लूप, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट, अब यहां पे ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो, ये दिख रहा है ना, ब्रांचेस लाइक। अब ये ब्रांचेस क्या है? ये ब्रांचेस जो है दूसरे नेफ्रॉन्स के डीसीटी यहां पे जुड़ेंगे, ठीक है। तो वो जब जुड़ेंगे तो कई सारे नेफ्रॉन्स कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होते हैं, ताकि जब वो यूरिन फॉर्मेशन करते हैं तो व्हाट इज द थर्ड स्टेप यू विल से? तो थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा? थर्ड स्टेप आएगा दैट इज सिक्रीशन। कि बेटा वही है डीसीटी का फंक्शन, रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन। मैं यही कह रहा हूं, रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ पीसीटी में नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ डीसीटी में नहीं होगा। जब यहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया तो जब ये फिल्ट्रेट पूरे में ट्रैवल कर रहा है, उसी के दौरान रीअब्जॉर्प्शन भी चलेगा और सिक्रीशन भी चलेगा। यहां पे भी सिक्रीशन होगा, यहां पे भी सिक्रीशन होगा, यहां पे भी सिक्रीशन होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब पीसीटी में भी होगा, लूप ऑफ हेनले में भी होगा, और आपके डीसीटी में भी होगा। तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, रीएब्जॉर्प्शन है और सिक्रीशन है, ये तीनों मिलके यूरिन को फॉर्म करते हैं, और जो कि कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ फिर कहां पे पहुंचता है? किडनी के मेन चैम्बर में, और वहां से फिर कहां पहुंचता है? दैट इज इन द यूरेटर। यूरेटर से फाइनली कहां कलेक्ट होता रहता है? इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? जैसे यूरिन स्टोर हो रहा है तो फिर यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डिस्टेंड करते हैं, फैलेंगी। जैसे ही वो एक्सपैंड करेंगे, डिस्टेंड करेंगी, तो क्या होगा? एक नर्व सिग्नल जाएगा एंड वी फील मिक्चुरेट, मतलब कि हमें फीलिंग आती है कि वी हैव टू पास आउट व्हाट? द यूरिन। और उस पासिंग आउट यूरिन को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। दैट इज अ पासिंग आउट यूरिन फ्रॉम द बॉडी। तो अब यहां पे आगे इसके होता है यूरेथर या फिर यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होता है। ये यूरेथ्रा मेल में लॉन्ग होता है बिकॉज इट सर्व्स डुअल फंक्शन। It serves that is a passing out of semen also, and it serves the passing out of urine. लेकिन female में it is short, about 4 centimeter only. Why? Because it serves the only function that is a passing out of urine only. तो male में dual function करता है and it is long in structure, और female में it is short and only serving the function of what? The passing out of urine, that is in female. ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और इस तरीके से क्या होता है? यूरिन फॉर्म होता है। क्या? पेरीट्यूबुलर, देखो यहां पे वही चीज है, दैट इज नॉट, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पेरीट्यूबुलर तक पहुंचने ही नहीं, पूछेगा ही नहीं कभी, क्योंकि दैट इज व्हाट द एडवांस एनाटॉमी। ठीक है, पेरी मतलब देखो जब भी आए तो दैट इज व्हाट, जो ट्यूब्यूल्स हैं, क्लियर, और उसके आउटर रीजन में जो कैपिलरी फॉर्म हो गया, दैट इज व्हाट द पेरीट्यूबुलर। ठीक है, तो दैट इज नॉट, दैट इज मतलब उतना कंसर्न है ही नहीं, दैट इज वेरी डीप एंड डिटेल। renal vein, beta, renal vein means renal artery, renal vein, obviously that is associated with the kidney, simple. ठीक है, तो ये था एक्सक्रीशन
and that was the structure and of nephron and how the urine is formed. Okay, now coming to the next topic. हम्म सर ये जो मधुमक्खी होती है हम्म वो एक बार रिप्रोडक्शन करने के बाद मेल जो होता है वो मर जाता कुछ ऊपर वाले से पूछो. And that is what the cycle, yeah, that is a cyclic behavior of means. एक तो वो पार्थोजेनेसिस से प्रोड्यूस होता है, दूसरा ये भी है कि देयर इज नो नीड फॉर मेल, क्योंकि सब कुछ जो है वो फीमेल, दैट इज अ क्वीन, वही सब कुछ संभालती है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट द नेचर इज. और उसमें ये नहीं है, इंसानों में ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, अब देखो, मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने ये स्टडी किया था कि जो चार्जेस है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट है, उससे क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो फैराडे के दिमाग में आया कि भाई ऑपोजिट वाइस वर्सा भी होना चाहिए, कि कोई भी चीज जो है भाई, जैसे मिसाल के तौर पर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर वाइस वर्सा भी ट्रू होना चाहिए कि हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वाइस वर्सा भी होना चाहिए कि साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में तो चेंज होता है, नहीं होता. अच्छा ये बताओ, इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं, मेरी जो साउंड एनर्जी है वो तुम तक कैसे पहुंच रही है? हाँ, मीडियम तक पहुंच रही है. तो ये जो वायर है भाई, सिग्नल, भाई मैं ये माइक्रोफोन लगाया हुआ है ना, माइक्रोफोन अभी बंद कर दूं तो आवाज नहीं पहुंच रही है. तो यहाँ पे साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन डिकोडिंग इनटू साउंड एनर्जी. ठीक है. है जब फोन पे बात करते हैं हम्म तो उधर से आवाज आती है फोन से हम्म वो वापस रिपीट क्यों नहीं होती है सर जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपसे वो रिपीट इको का मतलब है, जैसे दो डिवाइसेस अगर इको कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी वाइब्रेशंस पहले की रीच में है. वो नहीं बोल रहा हम्म फोन से बात कर रहे हैं हम्म स्पीकर से आवाज आ रही है हम्म सर हम जो बोल रहे हैं वो भी आवाज आ रही है ना, सिर्फ जो बोलते हैं वही आवाज फोन से आती है तो उसका डिकोडिंग सिस्टम है ना. जैसा अब एक पाइपलाइन से पानी आ रहा है तो दूसरे जाएगा तो वो जाएगा ही ना, वहां से आने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो देयर इज अ डिकोडिंग. देखिए वो पूरी सर्किटिंग होती है, तो जैसे आ रहा है वैसे जाएगा, जाने वाले से कोई नहीं आप ला सकते हैं, मतलब एक सिंपल तरीके से समझा है. ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिक करंट इनटू मैग्नेट. तो फैराडे ने सोचा कि वाइस वर्सा भी ट्रू होना चाहिए, कि मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अराउंड द मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, करंट. कौन सा करंट? यस, तो कभी भी करंट अकेला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि करंट वाटर का भी होता है, एयर का भी होता है. यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना चाहिए. और इसी में उसने क्या किया, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, मींस ये क्या, साथ में बाप का भी नेम, मतलब शुभ. ओहो, इलेक्ट्रिक प्लस, जी जी जी, ये बाप ही हैं इनके. ठीक है, तो माइकल फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी चीज एक चीज बार बार नहीं हो पाती. ठीक है, तो फिर 17 अक्टूबर को वो सक्सेस हुआ. मींस अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इट डिड. तो उसने क्या लिया, एक कॉइल लिया, और हम ये जानते हैं कि कोई मेटल है, अगर कोई भी पोटेंशियल उसको नहीं दिया गया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन करंट नहीं फ्लो करेगा. व्हाई? बिकॉज द जिगजैग मूवमेंट कैंसिल आउट बोथ द पोल्स.
तो इस वजह से जो नेट मूवमेंट आता है वो 0 आता है। ठीक है, तो उसने क्या लिया, एक लूप लिया और एक गैल्वेनोमीटर उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और एक बार मैग्नेट लिया। ठीक है, और इसको मूव कराया। तो जैसे ही उसने मूव कराया उसकी तरफ, यानी कि जो आपका ये लूप है, दैट इज नॉट अ सोलेनॉइड बेसिकली। ठीक है, सोलेनॉइड में भी कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंसुलेटर बीच में इंसर्ट कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज अ सोलेनॉइड। ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्या नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसने मूव कराया तो उसने गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखा। वो किस तरफ देखा, राइट में। ये याद रखिएगा, डायग्राम मत एकदम गलत बनाना। ठीक है, नॉर्थ पोल को उसने मूव कराया। ठीक है, तो जैसे ही उसने नॉर्थ पोल को बनाया तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड में, मतलब क्या हो गया, राइट साइड का मतलब क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अरे लेफ्ट टू राइट, हाँ ठीक है, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि वो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। तो जब नॉर्थ पोल को उसने सोलेनॉइड की तरफ या फिर लूप की तरफ जो है बढ़ाया, ठीक है, एक स्पीड दी, तो उसने देखा गैल्वेनोमीटर में तो हिल गए। तो इसका मतलब देयर इज व्हाट, यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। और जैसे ही उसने ऑपोजिट खींचा इसको वापस, ठीक है, विद द सेम स्पीड, तो उसने क्या देखा, देयर इज अ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब उसी सेम सर्किट में जो करंट है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट गया। पॉइंट समझ में आया। तो यहां पे नॉर्थ पोल को जब सोलेनॉइड की तरफ लाया तो उसने राइट डिफ्लेक्शन देखा। तो ये बताओ, अगर साउथ पोल को वो लाएगा इधर, क्यों से साउथ पोल को जब लाएगा तो ये बताओ, डिफ्लेक्शन राइट में जाएगा या लेफ्ट में, वॉइस का इशू नहीं बेटा, यहां पे सही है। हाँ भाई, क्यों, पोल से फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जब आप साउथ को लोगे। हाँ भाई, आवाज सही आ रही है। और ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, यस। अगर साउथ पोल को आप ले आओगे इधर, तो फिर आपको डिफ्लेक्शन किधर देखेगा, लेफ्ट में। और साउथ पोल की तरफ से ही जब वापस ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन किधर दिखेगा, राइट में। ये याद रखिएगा, जब नॉर्थ पोल को ले आओगे तो डिफ्लेक्शन किधर दिखेगा, राइट साइड में। और जब नॉर्थ पोल ही की तरफ से खींचोगे वापस तो डिफ्लेक्शन किधर दिखेगा, लेफ्ट साइड में। इज दैट क्लियर। और अगर साउथ पोल को लाओगे तो डिफ्लेक्शन रिवर्स कर जाएगा। ये याद रखना है। क्या दोनों को याद करना, नहीं, सिर्फ एक को याद रखो। जब भी दोनों को याद रखोगे तो कंफ्यूजन 100% आएगा। इसीलिए सिर्फ मैं नॉर्थ पोल को ही बताता हूं, ठीक है। लेकिन ये बता दिया क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम ये सैंपल पेपर में डिस्कस भी कर चुके हैं, क्वेश्चन भी था, ठीक है। अब बात आती है यहां पे दूसरा, फिर उसने क्या किया, इसको v स्पीड से, तो बाद में उसने क्या किया, स्पीड तेज की। यानी कि मान लो कि मैग्नेट ला रहा है तो अब और तेज लाया। तो जब और तेज लाया तो उसने क्या देखा, डिफ्लेक्शन राइट में और ज्यादा हो गया। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। ठीक है, और यही देखने को मिलता है। देखिए जनरेटर चलता है तो जनरेटर आप देखें, जब फॉर एग्जांपल जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, बल्ब पहले धीमा होता है, फिर धीरे धीरे वो तेज होता है, और फिर जब अपने वो फुल रोटेशन पे होता है तो प्रॉपर 220 वोल्ट मिलता है। लेकिन जब आप बंद करते हो तो देखो वही चीज है। इसीलिए कहा जाता है कि जनरेटर ऑन करें ऑफ करें तो पहले सप्लाई ना दे दें उसको घर पे, क्योंकि वो डिवाइसेस खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है जल्दीबाजी में। बाहर के नीचे के मुकाबले ऊपर का रूम ज्यादा गर्म है सर, नीचे ठंडा है, तो उसका रीजन क्या है? पहले टॉपिक कंप्लीट कर लो। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं, सवाल दिमाग में कुछ और घूम रहा है। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम बात करें तो जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, यानी करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि हाउ इट इज हैपनिंग,
दूसरा ये भी है कि अगर मैग्नेट को अगर हम सोलेनॉइड की तरफ ले जा रहे हैं, अगर सोलेनॉइड को मैग्नेट की तरफ ले आए तो वही बात होगी। ठीक है, यानी कि मूवमेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मूवमेंट। अब बात आती है कि हो क्यों रहा है। तो देखो, जब भी कोई मैग्नेट होता है दैट इज नॉर्थ साउथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ रीजन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये बताओ, जब मैग्नेट सिर्फ रखा हुआ था, क्या कोई डिफ्लेक्शन था? नहीं, यानी करंट जीरो था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेट रखा हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उसके अराउंड तब भी प्रोड्यूस हो रही है ना। तो यहां से ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होना ही सिर्फ काफी नहीं है। किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ही हमने मूवमेंट किया, जैसे ही हमने मैग्नेट को मूव कराया, तो अब देखो वहां पे क्या आ गया? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि जब हम मूव करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम करीब कर रहे हैं, खुद देखो कि मैग्नेट में खुद पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है, ज्यादा कंसंट्रेट होती है, और जितना दूर होते चले जाओगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होती चली जाएंगी और स्ट्रेंथ वीक होती चली जाएगी। तो जब हमने मूव किया है मैग्नेट को, तो मैग्नेट मूव करने से क्या हो रहा है? देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और हम ये कह सकते हैं देयर इज, मैं इसको डिवीजन नहीं कर रहा हूं, इसका अलग स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दिस इज नॉट डिवीजन। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो चेंज आ रहा है, चेंज का मतलब क्या हो गया? देयर इज अ वर्क। और देखो वर्क वो करता है, क्योंकि करंट का क्या मतलब हुआ? चार्ज का मूवमेंट। तो जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स आता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे एक पुश लगाता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। और अगर एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली यही होता है। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या कर रही है? एक फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? देयर इज अ पुश इन द इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो चार्जेस मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, कि इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस होना बाय मेयरली चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। हाउ? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब जनरेटर आपके कोर्स में तो है नहीं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो कोर्स में है नहीं, तो यहीं तक काफी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसमें से और कोई डाउट? हाँ, अरे भाई मैं तो पूछे नहीं है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था और ये जो टॉपिक है, इससे कोई डाउट किसी को? और कोई क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड? अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कल मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के टॉपिक डिड प्लांट का बता दीजिए। प्लांट का क्या? पेपर में नहीं, जो टॉपिक करनी है। अच्छा, एक्सक्रीशन इन प्लांट। देखो, एक्सक्रीशन इज इन प्लांट इज वेरी सिंपल टॉपिक। Excretion in plant means plant also do what? Excretion. ठीक है, और प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? उसका ऑयल, गम्स, एल्कलॉइड्स, ऑक्सीजन, ठीक है, मेडिसिन, ओके, लैटेक्स, डाइज, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब प्लांट का क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो एक्सक्रीशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट, और ये जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट सारे के सारे यूज होते हैं बाय ह्यूमंस। दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है। और बताओ, कुछ टाइम है? कुछ और टॉपिक है तो बताओ।
क्या चीज? अलग है टॉपिक। हाँ, मैं यहाँ पे जो है यूट्यूब की तरह जो है मस्ती करने बैठ। केमिस्ट्री से रिलेटेड। मैं कोर्स बेटा नहीं तो मैं खुद कह दूं ना कि मैं फ्री हूँ, आओ मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो। लेकिन अगर उसका नहीं तो तुम ये कह रहे हो नीचे ठंडा क्यों ऊपर गर्म क्यों है? ऑब्वियसली देयर इज अ लेयरिंग। और यहाँ पे जो धूप आ रही है आपकी, ठीक है, अभी उस वाले कमरे में चले जाओ, बंद है एकदम, वो ठंडा मिलेगा तुम्हें। सर तो अगर मान लीजिए तो जब फ्रीजर फ्रीज होता है तो उसमें फ्रीजर हम ऊपर क्यों लगाते हैं, नीचे लगाएंगे तो ज्यादा ठंडा होगा। फ्रिज नहीं तो फ्रीजर अब तो नीचे आते हैं। दूसरा आपको पता है फ्रिज एक्ट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ रहे हो? क्योंकि फ्रिज क्या करती है, गर्मी बाहर निकालती है ना, ठीक है, तो वहां पे हर चीज ठंडी हो रही है। पॉइंट समझ में आया? तो वहां पे जो फ्रिज की वर्किंग है, थोड़ा सा ग्रेजुएशन पहुंचो पता चल जाएगा। तो फ्रिज वर्क्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रीजर और एसी क्यों हर ऊपर ही लगाते हैं? वो एक अलग क्वेश्चन है। अब देखो, अब एक से एक क्वेश्चन, अब वो एक अलग चीज है ना कि वहां पे इसलिए ऊपर लगाते हैं एसी को ताकि जब ठंडी हवा मिलेगी तो ऊपर की जो गर्म हवा है, मैग्नेटिक लाइन मैग्नेटिक फील्ड, ओके बता रहे हैं अभी, ऊपर की जो गर्म हवा है जब ठंडी हो जाएगी तो डेंसर हो जाएगी, नीचे आएगी। आप एसी को नीचे लगाओगे तो ठंडी हवा नीचे की नीचे ही रह गई ना, बेड के नीचे ही रह जाएगी। तो फिर कहां होगा? और ब्लोअर्स जो होते हैं वो नीचे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गर्म इसको करेगा, तो गर्म हवा ऊपर जाएगी तो कन्वेक्शन से गर्म होगा। सिंपल। हाँ, क्वेश्चन पूछा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका एक गुच्छा, उसको एक साथ आप क्या बोलते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइन और मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैग्नेट के अराउंड एरिया जहां तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या हो गया कि दैट इज व्हाट, जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, जिस पाथ के थ्रू the path it is following, that path is known as what? Magnetic field lines. Is that clear? ओके, चलो फिर, तो कल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक सेंड कर दीजिएगा। और दूसरा ये है कि कल वाला लेक्चर, ये वाला